Hello everyone. Namaskar. Welcome to Adhyalay. Today we are going to learn about role of macro and micro elements. I had given this as a homework also to you, right? That just go through it and let me know what all things you are not understanding in it. Yes? So this is mechanism of absorption of what? Mineral elements. How exactly mineral elements are getting absorbed by the roots of the plant? So thoda sa, little bit, we had discussed it in transporting plants also, right? So what you remember from that chapter? How minerals are absorbed by the plants? Most of the minerals are absorbed by passive or active method. Is it the active way or is it the passive way? Anything you remember? You can unmute yourself and speak if your connection is proper, or you can answer in chat. Most of the minerals are taken up by the roots of the plant actively or passively. कुछ याद है जब वो सॉल्यूट अब्सॉर्ब हो जाते थे तब वाटर क्या होता था? डिफ्यूज कर जाता था. So tell me, it was active or passive? It was active, right? Most of the minerals are taken up by the roots of the plant actively. तभी तो जब वो एक्टिव होता था, रिमेंबर, जब वो एक्टिव होता था एटीपी की जरूरत पड़ती थी, राइट? सॉइल से रूट उसको लेता था. इट वॉज वॉट? मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज एक्टिव. बहुत सारे रीजंस थे इसके लिए, हमने सीखा था. उनका नेचर क्या है? दे आर आयंस, राइट? तो पहला तो वो आयंस है तो वो ऐसे तो जा नहीं पाएंगे. आयंस है तो वो ऐसे तो जा ही नहीं पाएंगे, राइट? मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे. उसके लिए आपको चैनल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? लिपिड का बना होता है. आयंस आपके पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे तो वो आयंस को अलाउ करेगा ही नहीं. आयंस लिपिड में क्रॉस नहीं करेंगे. तो ये तो हमने सीखा ही था कि इसको क्या जरूरत पड़ेगी? चैनल्स की जरूरत पड़ेगी. सब भूल गए? चैनल्स की जरूरत पड़ेगी. फिर क्या सीखा था? चैनल्स की जरूरत पड़ी मतलब फैसिलिटेटेड है. उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन देखा. जब हमने कॉन्सेंट्रेशन देखा तो हमें पता चला था यू हैव दीज सेल्स ना रूट में, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस. हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मिस, इसके पास मिनरल्स ऑलरेडी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं. और अगर यहाँ ज्यादा है तो बाहर कम है, और कम से ज्यादा अगर आपको लेकर जाना है तो क्या करना है? एक्टिवली ले जाना पड़ेगा. एटीपी देने की जरूरत पड़ेगी. इसलिए मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन जो होता है मिनरल्स का वो एक्टिवली होता था. फिर सीखा था हमने, सिंस यहाँ पे मिनरल सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा. सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, एंड इसी वजह से पानी आपका पैसिवली आता था, डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से. भूल गए सब कुछ? अब सुनो, इतना तो हमने ट्रांसपोर्ट में सीखा था. अब सुनो ये बात मेरी. जब भी प्लांट सेल सीखते हैं हमें पता है कि प्लांट सेल के चारों तरफ एक और कवरिंग होती है. सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्लांट सेल में देयर इज वन मोर कवरिंग एंड यू कॉल इट एज सेल वॉल. आप क्या बोलते हो इसको? क्या बोलते हो? सेल वॉल बोलते हो, है ना? क्या बोलते हो? सेल वॉल. अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है. हमें पता है कि सेल वॉल क्या होते हैं? परमिएबल होते हैं. सेल वॉल बहुत सारी चीजों के लिए परमिएबल होता है, राइट? तो जब मिनरल अब्जॉर्प्शन होता है ना तो दो फेज में होता है. मिनरल अब्जॉर्प्शन दो फेजेस में होता है. पहला एपोप्लास्ट, पता है ना क्या है? ट्रांसपोर्ट में सीखा था. सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की जो ये जगह है, स्पेस है,
ये डेड पार्ट है, लिविंग थोड़ी है। तो एपोप्लास्ट हमेशा डेड वाला पार्ट होता है। तो एपोप्लास्ट वाली जगह में जाने के लिए इनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक आयन का चैनल होगा और उस आयन के चैनल से मिनरल्स आराम से सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के गैप के बीच में आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम है, इसके बाद जब इनको क्रॉस करना है सेल मेम्ब्रेन को और अंदर एंटर करना है साइटोप्लाज्म में, अब यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि साइटोप्लाज्म में मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट? तो वहां अगर मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है तब आपको क्या देना होगा? एनर्जी देना होगा। यू विल हैव टू गिव व्हाट? एटीपी। तो अब दूसरे फेज में अब आपको क्या देना होगा? एटीपी देना होगा। समझ रहे हो? सो मिनरल अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन 2 phases। एक्चुअल मीनिंग क्या है कि उसको साइटोप्लाज्म में पहुंचाना है, तभी तो वो जाएगा, जाइलम तक पहुंचेगा और फिर जाइलम से ऊपर वाटर के साथ मिलकर जाएगा। वाटर एंड मिनरल्स, वही तो है आपके जाइलम सैप, राइट? तो पहला क्या था? पैसिव था, अपोप्लास्ट। आयन चैनल्स के थ्रू आपके मिनरल्स अंदर आ जाएंगे। एपोप्लास्ट, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अंदर आ गए। अब दूसरा मेथड आपका क्या है? दूसरा मेन काम था इसको साइटोप्लाज्म के अंदर भेजो, एंड दैट इज phase 2। This is going to be active. Here you are going to require ATP. You know the reason now. क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो कम से ज्यादा की तरफ ले जाओगे तो you will require ATP. That's why दूसरा फेज वाला ATP है, and most of the mineral absorption happens actively only. एक्टिव होता है क्योंकि आपको उसको सेल के अंदर ले जाना है ना, बाहर थोड़ी रखना है। सेल के अंदर फाइनली आपको उसको सेल के अंदर लेकर जाना है, समझे? तो सिम्प्लास्ट वाला क्या है? एक्टिव है, तभी यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा होता था, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता था एंड वाटर बाहर से पैसिवली डिफ्यूज कर जाता था। समझे? अब सुनो, ये जो मूवमेंट ऑफ आयन हो रही है इन द प्लांट्स, इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस, आप इसको क्या बोलते हो? फ्लक्स। व्हाट डू यू कॉल दिस? फ्लक्स। फिजिक्स वाला फ्लक्स नहीं है ये, बायो वाला फ्लक्स है, ठीक है? मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे क्लास 12th में। तो ये फ्लक्स इज डिफरेंट। आपने यूनिट डिमेंशंस में नाम तो सुना ही होगा इसका, फ्लक्स का यूनिट वगैरह कुछ कुछ तो सीखा होगा फिजिक्स में। So this flux over here in biology is movement of ion. अगर आयन अंदर जाता है सेल के तो आप इसको इनफ्लक्स बोलते हो, अगर आयन सेल के बाहर जाता है तो आप इसको ई फ्लक्स बोलते हो। इन का मतलब इनसाइड एंड ई आउटसाइड, एक्सटीरियर, बाहर। ओके, सो इनफ्लक्स मूविंग इनसाइड एंड आउटसाइड ई flux. Is it clear? This is how minerals are absorbed. आप भूले तो नहीं ना पानी का absorption कैसा था? वो भी एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट था ना, याद है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, यहाँ तक वो एपोप्लास्ट से आ जाता था, लेकिन एंडोडर्मिस के पास एक कैस्पेरियन स्ट्रिप था ना, सुबेरिन डिपोजिशन थी उसमें, और पानी को सिम्प्लास्ट तरीके से जाना पड़ता था क्योंकि सेल वॉल के बीच में क्या आ गया था? एक बैरियर जो कि सुबेरिन से बना था, जिसको हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप बोला था। फिर फाइनली एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल एंड पेरिसाइकल से वो जाइलम में पहुंच जाता था। याद है? यस। मिनरल के केस में याद है आपको कि कंट्रोल पॉइंट कहाँ होते थे? मिनरल के केस में कंट्रोल पॉइंट कहाँ होते थे? कोई बताएगा मुझे? ये भी मैंने पढ़ा दिया है ट्रांसपोर्ट में। नहीं बताओगे तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है पढ़ाने का। मिनरल के केस में वेयर डू यू गेट कंट्रोल पॉइंट्स?
सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब होके आ रहे हैं। कौन से सेल में आपको सिलेक्शन किया जाएगा कि ये वाले मिनरल्स को लाना है और ये को नहीं लाना है? Where do you get the control points for minerals? कौन बताएगा? नहीं बताओगे तो फिर तो समझ रही हूं मैं कि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। फिर क्या फायदा फिर इतने अच्छे से गैप दे देकर पढ़ाना? You get enough time to revise also, right? फिर भी आंसर करो। So what is it? Which is the control points for minerals? It is what? It is the same endodermis. एंडोडर्मिस ही तो काम करता था ना कंट्रोल पॉइंट के जैसे। एंडोडर्मिस वाज एक्टिंग एज द कंट्रोल पॉइंट्स फॉर मिनरल्स एज वेल। सब खा गए, पका गए, कुछ भी याद नहीं आप लोगों को। ऑल राइट, तो इस दो तरीके से आपके दो फेजेस में मिनरल अब्जॉर्प्शन होता है। अपोप्लास्ट वो पैसिव होता है, लेकिन फाइनली तो आपको उसको साइटोप्लाज्म में लेकर जाना है। सिम्प्लास्ट एंड दैट इज एक्टिव, है ना। 98% आप बोल सकते हो कैसा होता है? एक्टिव होता है। गॉट इट? सो आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज नो डाउट। यस, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर दैट कोई रिवाइज नहीं करता है ना। बहुत अच्छी बात है। चलो, सो अब हम सीखेंगे मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट के क्या क्या रोल्स होते हैं। कल की क्लास में हमने सीखा था कि मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं एंड माइक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं। फिर मैंने उसके बाद आपको होमवर्क दिया था कि आपको उसके रोल्स को याद करके आना है, राइट? तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो क्या थे? राज को पता होगा, राइट? दे वर नॉन मिनरल एलिमेंट्स। व्हाई दे वर नॉन मिनरल एलिमेंट्स? इनको हम नॉन मिनरल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट इसको रॉक से ऑब्टेन नहीं करता था। रिमेंबर, प्लांट वाज नॉट ऑब्टेनिंग इट फ्रॉम रॉक्स, है कि नहीं? रॉक्स को तोड़कर सॉइल बनाना, वेदरिंग ऑफ रॉक, सॉइल बनाना, सॉइल में मिनरल्स मिक्स रहना, और फिर प्लांट उसको अब्सॉर्ब करता है। दैट आर मिनरल्स। क्योंकि रॉक से वो आ रहा है, तभी तो मिनरल न्यूट्रिशन है इस चैप्टर का नाम। क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिएंट किससे मिल रहा है? मिनरल से। वो मिनरल हम कहाँ से लेते हैं? रॉक्स के वेदरिंग से। वेदरिंग ऑफ रॉक्स गिव्स यू सॉइल, एंड उस सॉइल में मिनरल मिक्स होता है जो आया कहाँ से था? रॉक से। तो वो सारे एलिमेंट को हम मिनरल्स बोलते थे। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमने पढ़ा था दैट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन ये रॉक के टूटने से नहीं बना था। प्लांट को ये कहाँ से मिल रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एंड वाटर जो हम देते थे उसको, राइट? तो ये क्या रॉक से आ रहा था? नहीं, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए, है ना। सो दे आर व्हाट? नॉन मिनरल एलिमेंट, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इट फ्रॉम रॉक्स। सॉइल से नहीं मिल रहा आपको, पत्थरों से नहीं मिल रहा। कहाँ से मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है एंड वाटर से मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाता है? एटमॉस्फेयर से जाता है। कार्बन कहाँ से आ रहा है? कार्बन कहाँ से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से, राइट? हाइड्रोजन कहाँ से आता है एंड ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर से आता है। प्लांट को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? वाटर से। कार्बन कहाँ से मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट कहाँ से लेता है? एक एटमॉस्फेयर से, एक पानी जो आप दे रहे हो, कैपिलरी वाटर, उससे उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड से उसको कार्बन मिलता है, जो कि वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वो पत्थरों के टूटने से ऑब्टेन कर रहा है। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन मिनरल एलिमेंट्स। लास्ट क्लास में भी इसको सीखा था हमने। अब सुनो, इसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़ा था, कितने हैं? टोटल 17। प्लांट के लिए हाउ मेनी इसेंशियल एलिमेंट्स डू यू हैव? 17।
अब इनका क्या क्या फंक्शन हो सकता है, प्लांट में वो क्या क्या करते हैं, what all functions do they do in the plants। तो हमने उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि हो सकता है वह एलिमेंट कुछ स्ट्रक्चर बनाता हो प्लांट में, हो सकता है वह एलिमेंट एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड का पार्ट हो सकता है वह एलिमेंट ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करता हो सकता है वो एलिमेंट किसी एंजाइम को एक्टिवेट करता हो या इनहिबिट करता हो। तो 4 कैटेगरी में उसका फंक्शन को हमने डिवाइड करा। एंड व्हाट आर दे? दे कैन बी स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल्स। स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम ले लो, आयरन ले लो, ये सब क्या बनाने में हेल्प करते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाने में आपको मैग्नीशियम की जरूरत है, आयरन की जरूरत है। उसी तरह वो क्या कर सकते हैं? दे कैन बी कॉम्पोनेंट ऑफ एनर्जी रिलीजिंग केमिकल कंपाउंड, फॉर एग्जांपल एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें जो फॉस्फेट है ना, वो कहाँ से आया? फॉस्फोरस से आया। एंड फॉस्फोरस आपका क्या है? इसेंशियल एलिमेंट है ना? फिर इट कैन बी व्हाट? पार्टिसिपेटिंग इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम। याद है स्टोमेटा का ओपनिंग? स्टोमेटा का ओपनिंग कैसे हुआ था? ज्यादा पोटेशियम आयन होने की वजह से सॉल्यूट बढ़ा था गार्ड सेल्स में, एंड उसकी वजह से वाटर की एंट्री होती है, गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, और जब टर्जिड हो जाते हैं गार्ड सेल तो स्टोमेटा ओपन हो रहा था। हमने सीखा है इसको कहाँ? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, राइट? तो आप एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ हो, राइट? इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग थिंग्स, आप कहीं नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी देयर एनीवेयर। आपके लिए कितना कुछ किया गया है, सिलेबस आप में रिड्यूस कर दिया गया, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो, उससे क्वेश्चंस आएंगे, फिर भी आप इतना नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपकी क्वालिटी तो एकदम जीरो हो गई ना। पहले के जो डॉक्टर्स हैं उनकी क्वालिटी तो फिर बहुत अच्छी रहेगी, और आपकी तो मतलब आप वैसे वाले डॉक्टर बनोगे, फिर अगर बनोगे भी तो जो पेट में नाइफ छोड़ देते हैं, ऑपरेशन अजीब सा करते हैं, पेशेंट के लिए कभी दिल में जगह नहीं होती, ओनली फॉर मेकिंग मनी, तो वैसे डॉक्टर बनोगे फिर क्या फायदा? फिर वैसा बनकर एक दिन की चांदनी, एक दिन आएंगे पेशेंट, दूसरे दिन कोई नहीं आएगा आपके पास, राइट? तो रिविजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। क्यों मैं पढ़ा रही हूँ एक एक लाइन करके? फिर समरी समरी दे देती सारे चैप्टर्स का, फिर पढ़ो अपने से, खुद से, है ना? तो इट इज गोइंग टू हेल्प इन व्हाट? इट कैन मेंटेन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? सब पढ़ा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। फिर आपका क्या है? इट कैन बी एक्टिवेटर, इट कैन बी एक्टिवेटर और व्हाट? इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम, है ना? हो सकता है ये किसी एंजाइम को एक्टिवेट करे, हो सकता है वह एलिमेंट किसी एंजाइम को इनहिबिट करे, जैसे मैग्नीशियम आयन है ना, मिनरल है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम एक्टिवेटर का काम करता है। किसको एक्टिवेट करता है? एक एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ये, रुबिस्को। रुबिस्को इज द मोस्ट abundant enzyme in the whole biosphere. In the whole biosphere, Rubisco is the most abundant enzyme protein. Rubisco, ठीक है? एंड इसको एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम आयन। तो 4 फंक्शन पता चला ना कि इसेंशियल एलिमेंट ये सारी चीजें कर सकता है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट का पार्ट हो सकता है, एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड का पार्ट हो सकता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन कर सकता है, किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है, ठीक है? चलो, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये थोड़ा सा होमवर्क दिया था मैंने। अब सुनो, एक एक चीज को ध्यान से देखो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, नाइट्रोजन
कैसे ऑब्टेन करता है प्लांट? हाउ द प्लांट इज गोइंग टू अब्सॉर्ब नाइट्रोजन? क्या ये N होगा? क्या ये N2 होगा? नहीं। किस फॉर्म में होगा? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम, इस फॉर्म में प्लांट उसको अब्सॉर्ब करता है। इसलिए हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज क्यों पड़ती नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत? एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा नाइट्रोजन है, 78% N2 है एटमॉस्फेयर में, फिर हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत क्यों पड़ती अगर प्लांट N2 को अब्सॉर्ब कर लेता तो? लेकिन नहीं करता प्लांट, गैस है ये N2, प्लांट ऐसे अब्सॉर्ब नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आयन के फॉर्म में, कि प्लांट उसको अब्सॉर्ब कर सके। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम, ये सब हम कैसे करेंगे? जैसे भी करेंगे ना, उसी प्रोसेस को बोलोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है? फास्फोरस कैसे अब्सॉर्ब होता है? H2PO4 माइनस या HPO4 2 माइनस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे कि P कैसे अब्सॉर्ब होगा? पोटेशियम K प्लस, सल्फर SO4 2 माइनस सल्फेट में, मैग्नीशियम Mg2। देखो जो जो इजी है उसको फटाफट टिक करो, तो जिसमें कुछ करना ही नहीं है। K प्लस इजी है ना, Mg2 प्लस इजी है ना, Ca2 प्लस इजी है, सब आयन हो गया 2 2 प्लस, Mn2 प्लस इजी है ना, जिंक 2 प्लस इजी है ना, Cl माइनस इजी है, Ni2 प्लस इजी है, फिर Cu2 प्लस इजी है, राइट? Fe3 प्लस या Fe2 प्लस दोनों ही होता है, Fe3 एंड Fe2 प्लस। इन सब में आपको कुछ करना ही नहीं है, जिसमें जिसमें हमने टिक करा। अब किस चीज में हमें थोड़ा दिमाग लगाना है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फेट भी एक्चुअली इजी है, हमें पता है कि वो सल्फेट H2SO4, पता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, तो ये भी याद करना इजी है। अब कहाँ दिमाग लगाना है आपको? 1 2 3 4, 4 चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा याद करना है। ये तो याद हो जाएगा क्योंकि हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में सीखेंगे। ये नाइट्रेट है NO3 माइनस, ये नाइट्राइट है NO2 माइनस, ये अमोनियम है NH4 प्लस। नाइट्रोजन का कहानी खत्म। उसके बाद किस में दिमाग लगाना है? फॉस्फोरस में, H2PO4 माइनस या HPO4 2 माइनस। दोनों में क्या कॉमन है? PO4 PO4, PO4 PO4 माइनस दोनों में कॉमन है। हाँ कॉमन है। यहाँ पे 2 अगर नहीं लिखा, यहाँ पे अगर 2 नहीं लिखा तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे बस 1 माइनस लगाओगे। जब यहाँ पे 2 नहीं लिखा तो यहाँ पे 2 माइनस लगाओगे। तो क्या कॉमन था? HPO4 माइनस कॉमन है, HPO4 माइनस कॉमन है। अब यहाँ पे सिर्फ H अगर लिखते हो तो यहाँ 2 माइनस लगाओगे, यहाँ पे अगर H2 लिखते हो तो यहाँ पे 1 माइनस लगाओगे। अब इतने अच्छे से बताने के बाद भी अगर हम नेक्स्ट टाइम पूछती हूँ आपसे और आप आंसर नहीं करते हो तो क्या होगा? मैं डिसअपॉइंट ही होंगी ना, कि चलो जल्दी जल्दी चैप्टर भगा दो, राइट? सो प्लीज डू रिविजन। क्लास में सब समझेगा आपको, लेकिन अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या था? ये वाला था ना, बोरोन। अब बोरोन एकदम खतरनाक है, सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वो बोरोन है। देखो इसका कैसा है, कैसे वो अब्सॉर्ब होते हैं। BO3 3 माइनस, BO3 3 माइनस, एंड क्या? B4O7 2 माइनस। तो सबसे उल्टा पलटा अगर कहीं है
तो वो बोरोन में है। एक बच गया आपका मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, MoO2 प्लस, MoO2 2 प्लस, MoO2 2 प्लस, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सबसे मुश्किल आपका यही है, जब एग्जाम में सबसे मुश्किल दिख गया बोरोन में तो समझ लेना वो बोरोन ही है। ठीक है, BO3 3 माइनस, 3 के साथ 3 जाएगा, एंड यहाँ पे आपको 4 के साथ हाफ करोगे, 2 माइनस 4 के साथ हाफ करोगे, 4 2 जा 8, 8 में कितना माइनस करो, एक माइनस साइन है, तो 8 माइनस 1 7। दिस मे हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग इट। 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 करोगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 7 कैसे लाओगे, 4 2 जा 8 माइनस करो 1 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्म्स इन विच द एलिमेंट्स आर अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, प्लांट के रूट के थ्रू ये एलिमेंट इस तरीके से अब्सॉर्ब होते हैं। कोई भी डाउट है, देयर इज एनी डाउट हाउ दीज एलिमेंट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, तो बताओ किस फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है, याद हो जाएगा ना। केमिस्ट्री थोड़ा भी पता है तो देखो, पोटेशियम कब स्टेबल होता है, हमेशा उसकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को देना, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, राइट। मैग्नीशियम की क्या चांसेस है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को देना, याद है ना, वो वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, रिमेंबर दिस ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में याद है ना, ये सारे आपके, ये सारे 2 प्लस वाले हैं, सारे कौन है, 2 प्लस वाले हैं। पीरियोडिक टेबल कुछ भी याद अगर होगा तो पता होगा आपको, इन सब की टेंडेंसी होती है 2-2 इलेक्ट्रॉन को देने की, राइट। फिर ये याद है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये सब आपके क्या है, हैलोजन ग्रुप है ना, इन सब की टेंडेंसी क्या होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेने की, तो जब लेते हैं तो हम माइनस चार्ज देते हैं ना, राइट। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री अगर पता है तो आप इजिली ये सब याद रखोगे कि पोटेशियम 1 प्लस होगा, मैग्नीशियम 2 प्लस होगा, कैल्शियम 2 प्लस होगा। ठीक है, बोरोन में देखो सर, सिर्फ बोरोन ऐसा है जिसमें थोड़ा याद करने की जरूरत है ज्यादा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, BO3 3 माइनस, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। हाउ डू यू गेट 7 हियर, मल्टीप्लाई 4 by 2, 4 2 जा 8, O का पावर 2 दोगे, 4 2 जा 8 हुआ, 7 कैसे लोगे, एक माइनस डाल दो यहाँ पे, 8 माइनस 1 करोगे तो 7 आएगा। इट इज जस्ट टू रिमेम्बर, ओके, इसमें आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, मैं बस उसको सिंपल करने की कोशिश कर रही थी। गॉट इट, so this is how the plant absorb the mineral ions रूट के थ्रू। ठीक है, अब सुनो, अब आपके एनसीईआरटी में जो जो लिखा है ना, जो जो भी लिखा है आपके एनसीईआरटी में सब कुछ, कल मैंने एक आपको क्या दिया था, एक टेबल दिया था ना, और आज क्या दे रही हूँ, पूरा एनसीईआरटी जो भी है ना उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रही हूँ, आपको जैसे याद रखना है रखिए, बट याद रखिए। देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सबको पता है ना, प्लांट उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू लेता है, राइट। प्लांट कैसे लेता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है, पक्की बात। अब सुनो, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना था हमें, कि आखिर ये प्लांट में क्या बनाता है, प्लांट में क्या बनाता है, फंक्शन क्या है इसका, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन
are the important constituents of carbohydrates, proteins and fats. इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। समझ आ रहा है? अगर ये नहीं है, इफ अ प्लांट इज नॉट हैविंग दिस, तो प्लांट में क्या आएगा? डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करेंगे। प्लांट विल स्टार्ट शोइंग डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स होगा? सेल डिवीजन में प्रॉब्लम, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन होगा, क्लोरोसिस, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पत्ते पीले पड़ने लगेंगे, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगा। समझे? तो डेफिशिएंसी सिम्टम ये है आपका, स्टंटेड ग्रोथ, क्लोरोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। समझे? चलो अब आ जाओ आप नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है बताओ? अभी तुरंत पढ़ाया आपको। नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2, अमोनियम NH4। प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा? रूट से एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है इसकी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन है प्लांट के लिए? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट? नाइट्रोजन। इट इज रिक्वायर्ड in almost all parts of the body of the plant. हर जगह मिलेगा। Where is it found? It is found in मेरिस्टेम, it is found in the protein। अगर प्रोटीन बनाना है तो भी नाइट्रोजन चाहिए आपको। तो नाइट्रोजन से आपको जो जो मिलता है आप देखो। अगर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है जिनको डिवीजन करना है, अगर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है जिनको डिवीजन करना है, वहां भी नाइट्रोजन होगा। ठीक है? प्रोटीन बनानी है आपको, वहां भी नाइट्रोजन की जरूरत है। न्यूक्लिक एसिड बनानी है आपको, नाइट्रोजन की जरूरत है। विटामिन्स बनानी है आपको, नाइट्रोजन की जरूरत है। हार्मोन्स बनाने हैं आपको, नाइट्रोजन की जरूरत है। कोएंजाइम बनाना है आपको, नाइट्रोजन की जरूरत है। एटीपी बनाना है आपको, नाइट्रोजन की जरूरत है। देख रहे हो कितना बड़ा ऑलराउंडर है नाइट्रोजन। ठीक है? सो ये हो गया आपका क्या? नाइट्रोजन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको कल एक चार्ट दिया था ना, उसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स लिखे हैं ना? ठीक है? अब आप देख लो, अब बस ये दोनों चीज को, सिर्फ नाइट्रोजन ही देख लो। अपने एनसीईआरटी में देखो एक बार, नाइट्रोजन। क्या एक भी पॉइंट है जो मिसिंग है? क्या इजी लगेगा आपको पढ़ने में? वो जो पैराग्राफ में लिखा है वो, या फिर जो यहाँ लिखा है वो? राइट? यू कैन मेक योर ओन वे टू रिमेम्बर दिस कि हाँ, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, कोएंजाइम, एटीपी, मेरिस्टेम, सब में आपको नाइट्रोजन की जरूरत है। ठीक है? बाकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स मैंने आपको सिंस एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है, बट आपको जो मैंने कल चार्ट दिया है उसमें लिखा है मैंने। राइट? बहुत सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस करता है। राइट? तो ये नाइट्रोजन हो गया। उसी तरह अब आ जाओ किसमें? फॉस्फोरस में। फॉस्फोरस कैसे एब्जॉर्ब होता है? फॉस्फेट के फॉर्म में। कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है ये? यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि जो ग्रो कर रहा है, जैसे कि रूट टिप हो गया, स्टेम टिप हो गया, टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम, जहाँ पे ग्रोथ की जरूरत है, वह एनर्जी की जरूरत है। तो फॉस्फेट एटीपी बना सकता है ना, तो वहां जाकर वो ग्रोथ कराएगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इट प्रमोट्स हेल्थ। इट प्रमोट्स व्हाट? हेल्थ।
Of what? Root growth. It also helps in what? Fruit ripening. फॉस्फोरस और क्या चीजें कर सकता है? फॉस्फोरस कैन बी द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, देखो नाइट्रोजन भी था, फॉस्फोरस भी है. इट कैन बी द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम. सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन किससे बना है बताओ? फॉस्फोलिपिड से बना है कि नहीं? सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? फॉस्फोलिपिड से बना है ना. तो फॉस्फो क्या है? फॉस्फोरस है. तो सेल मेम्ब्रेन भी बना सकता है, न्यूक्लिक एसिड बना सकता है, न्यूक्लियोटाइड बना सकता है. It will be required for all the phosphorylation process. Phosphorylation मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको फॉस्फोरस देने की जरूरत है. ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको फॉस्फोरस देने की जरूरत है. जहां जहां फॉस्फोरस दोगे वहां वहां फॉस्फोरस की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि एक एग्जाम्पल है, स्वाति को समझ आएगा. ग्लूकोज से मान लो मुझे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है. रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस. मान लो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है. तो मतलब क्या है? मैंने फॉस्फो ग्रुप को ऐड किया ना. मैंने ग्लूकोज में क्या ऐड किया? फॉस्फेट ऐड किया. तो क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. समझे? तो फॉस्फोरस दोगे तभी तो ऐड होगा. एंड गिविंग फॉस्फोरस, एडिंग फॉस्फोरस टू एनी कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. तो जब जब फॉस्फोराइलेशन होगा तब तब आपको फॉस्फोरस की जरूरत पड़ेगी. इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ओल्डर लीव्स खत्म होने लगेंगे, ग्रोथ अच्छा नहीं होगा अगर फॉस्फोरस नहीं है तो, आपके लीफ का कलर डल हो जाएगा, फिर दे विल स्टार्ट लुकिंग येलो. ये सब फॉस्फोरस नहीं होने से डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट में आएंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट आपका पोटेशियम है, जिसके बारे में आपको पता है कि ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करता है. इट मेंटेन्स कैटायन एनायन बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस ऑफ द सेल. तो पोटेशियम कैसे एब्जॉर्ब होता है? K प्लस. पोटेशियम K+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा. राइट. कहाँ कहाँ यूज करोगे इसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हो सकता है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? जहां जहां डेवलपमेंट होगा, जहां जहां सेल डिवीजन होगा, टिप ऑफ द रूट, बर्ड्स में, लीफ में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, हर जगह आपको पोटेशियम मिलेगा. हर जगह आपको पोटेशियम मिलेगा. और क्या फंक्शन है इसका? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, प्रोटीन सिंथेसिस में, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. मान लो कोई एंजाइम इनएक्टिव है, कोई एंजाइम क्या है? इनएक्टिव है. पोटेशियम दोगे, एंजाइम हो सकता है कि क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए, है ना. इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल. पता ही होगा, गार्ड सेल में जब रहता है तो सॉल्यूट बढ़ता था, वाटर पोटेंशियल कम होता, जिसकी वजह से वाटर अंदर आता था एंड गार्ड सेल टर्जिड हो जाते थे. तो इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल. ये सारे आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स है. जो भी एनसीईआरटी में लिखा है सब है यहाँ पे. ऑल द थिंग्स आर देयर. सिमिलरली सल्फर का है. ये सल्फर, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे लिखा है. सल्फर हो गया, सल्फर एब्जॉर्ब होगा आपका सल्फेट के फॉर्म में, रिक्वायर्ड बाय कौन कौन से पार्ट, क्या क्या बनाता है? अमाइनो एसिड. कौन कौन से विटामिन का पार्ट है ये? अगर वो डेफिशिएंसी रहे, प्लांट में कमी हो जाए, तो क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे? तो इस चीज को मैं शेयर भी कर दूंगी. आई विल शेयर इट ऑल्सो. ऑलराइट, मैंने आपको ये करने को होमवर्क भी दिया था. तो आपको कोई ऐसी वर्ड है जो नहीं समझा,
क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर. मैंने जितना हो सकता था पूरी कोशिश की है कि ये इजी हो जाए. इन सब को जो मैंने कल बताया था, आज बताया है, सबको कंबाइन करो और एक अपना नोट्स बना लो मिनरल्स के ऊपर. सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी. ठीक है? कोई डाउट है? कोई भी डाउट है यहाँ तक? देखो ये सब आपका अच्छे से मैंने सारा लिख दिया है कि कैल्शियम रिक्वायर्ड बाय विच पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है? क्या क्या करते हैं वो, उनकी कमी से क्या क्या डेफिशिएंसी होगी. ऑल राइट, कूल. फिर मैग्नीशियम का है उसी तरह. ठीक है? एंड देन यू हैव व्हाट, माइक्रो एलिमेंट का. मैक्रो का खत्म हो जाएगा, फिर माइक्रो स्टार्ट होगा. दिस इज ऑल माइक्रो. ऑल राइट, माइक्रो कहाँ कहाँ यूज होगा, उनकी कमी से क्या क्या होगा. दिस साइड ऑल आर डेफिशिएंसी सिम्टम्स. कूल. फिर क्या, जिंक, कॉपर, बोरॉन, सब के बारे में वैसे ही लिखा है. मॉलिब्डेनम, देन क्लोराइड. देयर इज अ टर्म विल्टिंग. विल्टिंग हमने सीखा नहीं था ना, बाकी तो हमने सब सीख लिया है. विल्टिंग का मतलब क्या होता है? विल्टिंग, अगर क्लोरीन नहीं रहेगा तो लीफ विल्टिंग हो जाता है. व्हाट इज विल्टिंग ऑफ लीफ? विल्टिंग का मतलब क्या? विल्टिंग का मतलब ऐसे ऐसे गिर जाना, मुड़ जाना, रिंकल हो जाना. बिल्कुल सही अनुषा, ऐसा कुछ है ना. मतलब लीफ ऐसा रहता है ना, लेकिन वह ऐसा हो जाए, ऐसे ऐसे ऐसे. तो दैट इज व्हाट, विल्टिंग. है ना? जब पानी की कमी रहती है ना, तो वो सूखने लगते हैं, वो टाइट नहीं रहेंगे. जैसे हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा स्किन भी टाइट नहीं रहेगा, राइट? वो रिंकल्स आ जाएंगे, दैट विल बिकम लूज. ऐसे ऐसे होगा. प्लांट में भी वही है. अगर वो ऐसे गिर जाए, मतलब सपोर्ट ले ही नहीं पाए, तो दैट इज व्हाट, विल्टिंग. उसको आप क्या बोलते हो? विल्टिंग बोलते हो. ठीक है? गॉट इट? तो ये सारा आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होगे. नहीं भी लिए होगे तो वीडियो से ले लेना, और एल्स आई विल सेंड इट टू यू. ठीक है? सेपरेटली. फिर निकेल हो गया आपका. सो इतना यहाँ तक आपको पूरा याद हो जाना चाहिए, तभी अगली क्लास हम करेंगे. अब बस 2 टॉपिक रिमेनिंग है, एंड दैट इज टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट. ये भी मैंने बताया है पिछले क्लास में कि इसका मतलब क्या होता है, राइट? सो वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल, एंड उसके बाद हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म सीखेंगे. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म सीखेंगे. तो ये पूरा सीख लेना, ठीक है? रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. आप अपने बुक में ही ड्रॉ कर लेना उसको. अगर नोट्स नहीं है आपके पास तो आप बुक में ही ड्रॉ कर लेना जो जो मैंने बताया है, ताकि आपको याद करने में इजी रहे. गॉट इट? यस? तो कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल रैप अप हियर. देयर इज एनी डाउट, लेट मी नो, और एल्स थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास. कभी आएंगे जब क्या, पूरा मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट का रोल को अच्छे से उसको लिख लेंगे, एंड अच्छे से उसको याद कर लेंगे. जहां समझिएगा नहीं, फिर से मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है? देन वी विल लर्न अबाउट द रिमेनिंग 2 टॉपिक्स, टॉक्सिसिटी एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. ठीक है? थैंक